कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कनन सर जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? और क्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आनंद आ गया लाल बाजार देख के। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। देखा बहुत। आपको याद होगा हम लोगों ने साथ में काम किया था उसमें, खान नंबर 1 में। जी 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 हाँ, खान नंबर 1 में हम लोगों ने साथ में काम किया था। कुमार साहब मैं भी था। हाँ आप भी थे उसमें हाँ ये आप भी थे। जी। तो सर मैं गीतांजलि, मेरा मंच पर आपका स्वागत करती हूँ और यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ और साथी लोग हैं उनकी साइड से भी मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपने यहाँ पर आना और हमारे साथ में बात करना स्वीकार किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लेजर इज ऑल माइन। तो मैं भी यहाँ जितने सुधी जन है सबको नमस्कार करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। सब लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, ये अच्छी बात है। तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहे तो अच्छा रहता है, आशीर्वाद मिला रहता है बड़े लोगों का ये जरूरी है। जी बताइए। तो सर जिस तरह से आपकी और हमारी बात हुई थी कि हम किसी एक नए टॉपिक को लेकर बात करते हैं, तो हाँ। मैं चाहूंगी कि एक्टिंग के साथ साथ आप कास्टिंग को लेकर कुछ बारीकियां या कुछ ऐसी बातें कहें जिससे जो हमारा आज का यूथ बॉम्बे जाता है तो उसके पास कुछ बेसिक टूल्स होना चाहिए। इस पर यदि हम बात करें तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए सबका शुरुआत होता है, मेरा भी शुरुआत जो है वो रंगमंच से हुआ है और मैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से आता हूँ और वहाँ से मेरी रंगमंच की शुरुआत होती है। एक मेरे मित्र हैं जो एक थिएटर ग्रुप उस समय चलाते थे, वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी और मतलब जो कंटिन्यू मैंने थिएटर किया वो वहीं से किया। और मेरे जीवन का पहला प्ले मैं जब 7वीं या 8वीं क्लास में था तो मैंने किया था, उसका नाम था सच्चा धर्म। प्ले का एक हमारी हिंदी गद्य की किताब होती थी, उसमें एक नाटक था वो तो वो हमने किया था, वहाँ से मतलब शुरुआत हो सकती है। और फिर बरेली में मैंने काफ़ी रंगमंच किया, करते रहे लेकिन ये एक ऐसी विधा है ना, आज भी मतलब हमारे परिवारों में उसको वो स्थान प्राप्त नहीं है जो होना चाहिए। अभी इस समय आके कुछ कुछ हुआ है लेकिन उस समय में तो कुछ नहीं था। मतलब ये कह देना कि क्या भाणगिरी कर रहे हो, ये सब मतलब मेरे यहाँ तो यही कहा जाता था कि क्या ये भाणगिरी करते हो। तो जब मैंने थिएटर शुरू किया उसके शुरुआती करीब 3-4 साल मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके करने के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया और फिर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बैरी जॉन के साथ काम करने का। उनके साथ मैंने काम किया, उनके साथ 2-3 प्लेस मैंने किए, कुछ फ्रेंच कॉमेडीज थी जो एडेप्टेशन था उन्होंने उसमें किया था मैंने। और फिर दिल्ली में कंटिन्यू मैं थिएटर करता रहा। एक्ट 1 में मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया एक्ट 1 में। और एक्ट 1 के बाद जो है फिर मैं बापी दा के साथ जुड़ा, बापी बोस। बहुत अच्छे थिएटर डायरेक्टर हैं, नेशनल लेवल के डिज़ाइनर हैं। वहाँ से मेरे मैं कहना चाहिए कि बापी दा के साथ काम करते हुए मैंने मतलब मेरे अंदर बहुत कुछ चेंज आया। जो उनका अनुशासन था, जैसे वो काम कराते थे, इतना डिटेलिंग, इतना नीट एंड क्लीन, बड़ा एकदम फोकस्ड। तो और यहीं से आके शुरुआत में मतलब जब हम लोकल में रहते हैं तो बोलते हैं तो
शाह और सा और जा और जा कुछ नहीं होता है, कुछ समझ सब जी जी चल रहा होता है। लेकिन इसके लिए मैं रंगमंच का आभारी रहूंगा और अपने गुरुओं का कि आ, मतलब भाष्य को अगर सुधरा मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों का शायद वो रंगमंच का जब उनको सानिध्य मिलता है तभी शायद वो आके उस पे उस तरह से काम करते हैं, अन्यथा सब चलता है, मतलब कोई उस पे कोई गौर नहीं करता है ना स्कूलों में, क्योंकि टीचर्स भी वही होते हैं जो आसपास बोला जाता है वही वो भी बोलते हैं। जी तो शाह सा शाह सब सब एक ही हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को सुधारने का मतलब, इसके लिए मैं थिएटर का रंगमंच का बहुत आभारी हूँ और रहूँगा भी। एक जो मैं पहले था और जो मैं आज हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे परिवार वाले हैं, ये बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे पर्सोना में। मतलब थिएटर करने के बाद जो मेरे में आया, जो पहले था मैं, तो एकदम उल्टा आज के समय से, उस समय के हिसाब से। तो एक्ट वन का तो क्या था कि एमेच्योर थिएटर ग्रुप था, तो हमको वो पर्चियाँ मिलती थी, स्पॉन्सर लाने होते थे शो करने के लिए, और तो ढूंढ ढूंढ के वो लाओ, नहीं लाओ तो फिर अपने पास से देना होता था, ऐसा कुछ हमारे थिएटर का नियम था। तो ये चलता रहा। बापीदा के साथ आके बहुत सिस्टमेटिक मतलब रंगमंच मैंने देखा, जो उनके करने का तरीका था, और उनके यहाँ मतलब हर अक्षर का साउंड, ये ड़ा है, ड़ा 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 बोल, वो अक्सर बोलते थे कि मैं बंगाली होके इतना अच्छा बोलता हूँ, तुम हिंदी होके इतना नहीं बोल पाते हो, क्या करते हो तुम लोग, ये नहीं करते हो। तो उनका ये डायलॉग बहुत रहता था, और उन्हीं का वो करते 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 फिर मैं थिएटर वर्कशॉप जो टीआई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर इन एजुकेशन कंपनी करता है, वहाँ मेरी शुरुआत हुई उनके साथ। एक मैंने वर्कशॉप किया और वहाँ से मेरी मुलाकात हुई पंत जी के साथ। तो इनके पंत जी का सानिध्य मुझे वहाँ से मिलना शुरू हुआ, और उस वर्कशॉप के बाद फिर टीआई में वैकेंसी निकली थी और मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, वर्कशॉप हुआ, और फाइनली मैं उसमें हो गया था। और तो करीब 1-2 साल में वहाँ पे रहा हूँ। टीआई में मैंने काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का वहाँ मौका मिला। डॉक्टर मोहन आगाशे के साथ एक हमने प्ले किया था, पर हमें खेलना है। बहुत अच्छा शो था, और हमने उसके 100 से ऊपर शोज किए ऑल ओवर इंडिया। वो एक ग्रिप्स थिएटर करते थे बच्चों के लिए, जहाँ एडल्ट परफॉर्म करते हैं किड्स के लिए। टीआई भी वही करता है, और वो फिर पार्टिसिपेटरी भी हो जाता है वो प्ले फिर लास्ट में जाके। तो इस तरह की एक वो टेक्निक है जो ग्रिप्स, जर्मनी से वो लोग यहाँ करते थे। और वहीं पे काफ़ी और डायरेक्टर्स के साथ, जो मतलब बीवी कारन सर का एक प्ले था वो मैंने किया, अली बाबा 40 चोर वहाँ पे किया, केजी कृष्णमूर्ति का वहाँ पे किया। फिर एक दादी पदम जी के साथ हमें एक नया एक्सपेरिमेंट हमने किया था, जो पपेट को लेके एक हमें प्ले किया था हमने। वो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया, वो कुछ नया था, पपेट को भी हम साथ में प्ले करते थे, डायलॉग भी बोलते थे, और वो पपेट का भी डायलॉग बोलना होता था, अपना भी बोलना होता था साथ में। और वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ और किया जाए, इसमें कुछ ट्रेनिंग लिया जाए। तो फिर मैंने अपना मास्टर करने का सोचा थिएटर में, और मैं फिर पंजाब गया, पटियाला। वहाँ से मैंने अपना मास्टर किया थिएटर में, और वो एक अलग एक्सपीरियंस था। लाइक वहाँ पे मैंने पंजाबी सीखी, पंजाबी मैंने पढ़ना सीखा। और पंजाबी सीखने का मेरा बड़ा सही था, जब मैं जाके पटियाला रेलवे स्टेशन उतरा तो
जहाँ से मैंने पंजाबी सीखना शुरू किया, मैं वो बता रहा हूँ कि जो बोर्ड होता है रेलवे का पटियाला, जिसपे अंग्रेजी में, हिंदी में और पंजाबी में लिखा होता है, तो मैंने वो पहले 4 लेटर पंजाबी के वहाँ से सीखे, उनको पहचान किया कि पा ऐसे बनता है, टा ऐसे बनता है, या ऐसे बनता है, ला ऐसे बनता है। और वहाँ से फिर वो पहचान करते करते मैं फिर पंजाबी मैं बोल लेता हूँ थोड़ी थोड़ी, और लेकिन मैं पढ़ना सीख गया, गुरुमुखी में पढ़ना सीख गया वहाँ से। फिर वहाँ गया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, अजीत, एक वहाँ अजीत समाचार करके आता है, न्यूज़पेपर है पंजाब का बहुत फेमस, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली पंजाबी सीखने में। और वहाँ पे एक और रंगमंच के पुरोधा कहने चाहिए, बड़े महारथी कहने चाहिए, उनसे उनका सानिध्य मिला, उनसे सीखने का। बलराज पंडित, जो सीनियर लोग हैं सब जानते होंगे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बहुत सीनियर हैं, और वो जाने जाते हैं थोड़ा एब्सर्ड थिएटर के लिए। उन्होंने एक प्ले भी लिखा था, पांचवा सवार, जो इंडियन एक तरह से एब्सर्ड प्ले माना जाता है, और NSD रेपर्टरी ने उसको किया भी था। पंडित जी मुझे बहुत याद आते हैं, मतलब उनके साथ बिताया गया हर पल, उनके साथ चाय पे की गई चर्चा, और उनके अपने अनुभव, उनके एक्सपीरियंस, छोटी छोटी बातों को वो प्लेफुल अंदाज में बता जाते थे। और एक हिमाचली फोक पे आधारित एक प्ले है, हिना डंडू और लाठी शेरजंग करके, वो हिमाचली फोक है उसमें पूरा, वो हमने उनके अंडर में किया और बहुत कुछ सीखा उनसे। उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा मेरे अब तक की रंग यात्रा में, और वो हमेशा मुझे याद रहते हैं, आज भी याद आते हैं। कोई भी कभी प्रसंग होता है तो जब भी वो कोई बात बोलते थे और कुछ होता था तो कहता ये ऐसे करके उनका तकिया कलाम होता था। और पंजाब में फिर हमने बहुत शोज किए, चंडीगढ़ में भी किए, फिर हिमाचल में हम लोग काफ़ी शोज करके आए, वहाँ पे हर साल हम लोग जाते थे करते करते। और वहाँ से अपना वो सब करने के बाद मैंने 2-3 साल पंजाब में गुजारे, और उसके बाद फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिर से हमने एमेच्योर थिएटर किया, और वहाँ पंत जी के साथ हमें शो करने का मौका मिला, मुझे लगातार उनके साथ काम किया। पंत जी एक नए गुरु के रूप में, पंत जी से मैंने बहुत सीखा, और मतलब अगर कहा जाए तो ये पंत जी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, पंत जी का जो मंच पे उनका मूवमेंट है, जो वो जादू करते हैं मंच पे, वो कमाल है, वो कमाल है। और उनके साथ हमने काफी प्ले किए, एक हमने किया था ये फलादात खां, एक था गदा और फलादात खां, पंत जी उसमें नवाब करते थे, मैं उसमें कोतवाल करता था। सवाल क्या, पंत जी के साथ एक्सपीरियंस है। हमने एक नो एग्जिट करके एक प्ले किया, काफी सारे प्लेस मैंने पंत जी के साथ किए। फिर दिल्ली में बहुत सारी मैं वर्कशॉप बच्चों के साथ करता रहता था, और डीपीएस मथुरा रोड पे मैंने ड्रामा क्लासेस ली, फिर रोहिणी में डीपीएस में 1 साल उधर ड्रामा क्लासेस ली। वो सब चलता रहता है, जो होता है कि अपनी जीविका चलाने के लिए जो आप करते रहते हैं। और वो सब करने के बाद उसके बाद फिर बम्बई का रुख हुआ, अचानक से एक ऐसी प्रोग्राम बन गया, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि बम्बई आना है। दिल्ली में ठीक ठाक काम हो रहा था, ठीक ठाक पैसे भी कमा रहे थे रंगमंच, लेकिन एक एक्सीडेंटली मैं मतलब बॉम्बे आ गया, और फिर बॉम्बे से जो है वो शुरुआत हो गई, और बॉम्बे में आके कुछ एक काम किया हमने थोड़ा थोड़ा। और एक टाइम पे क्या होता है कि शुरुआत में जो बाद में पता नहीं होता है, कोई पहचान का होता नहीं है, और
मतलब मुंह उठा के, मैं तो अपने लिए तो ये कहता हूँ कि मैं मुंह उठा के बम्बई आ गया और अच्छा हाँ ये बम्बई है, क्या है। और उसके साथ मर्ज होने में, उसको आत्मसात करने में, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और करते 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 करते, घूमते फिरते, मिलते मिलाते, आपके कुछ कुछ संपर्क बनने शुरू होते हैं। और फिर एक टाइम के बाद फिर कुछ कुछ चीज़ें होनी शुरू होती हैं। तो छोटा छोटा मैंने भी शुरू किया था, कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि मेरा थिएटर का थोड़ा कास्टिंग को लेके बापीदा के साथ मेरा काफ़ी वो रहा है कि उनके सब प्लेज में मैं वो करता था, स्टेज मैनेजर होता था, तो मोस्टली कास्टिंग को लेके उनके साथ काफ़ी बात होती थी। और वो एक्सपीरियंस था। और एक दो एड्स में, दिल्ली जो दिल्ली दूरदर्शन के एड्स होते हैं, वहाँ पे मैंने कुछ कुछ ऐसे हेल्प किया था। तो उन दिनों उस समय उतना शायद कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग का उतना था नहीं, लेकिन वो था कि अच्छा हाँ एक ऐसा ऐसा बंदा चाहिए तो इसको ले लो, और इसको चाहिए तो इसको ले लो, इस तरह से वो शुरुआत से मेरा था। और यहाँ के फिर यहाँ के कास्टिंग का फिर मैंने शुरू किया कुछ एड्स के साथ। और मेरा जो पहला शो था वो था आपकी अंतरा जी पे, एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के ऊपर वो था कि घर में ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है तो क्या है, बड़ा बच्चे को ढूंढना बहुत बड़ा मुश्किल सा काम था वो। तो वो मेरा पहला शो था जो मैंने कास्टिंग किया। और उसके बाद फिर उनका ही एक और शो था, वो किया। और उस तरह से फिर मेरे कास्टिंग का शुरू हुआ। फिर मैंने एक फिल्म की केतन मेहता के साथ, तेरे मेरे फेरे, जिसमें विनय पाठक थे, रिया सेन थी, और पंत जी भी थे। पंत जी ने भी उसमें एक अच्छा सा कैरेक्टर किया था, छोटा सा। तो वहाँ से मेरा ये शुरू होता है कास्टिंग का काम। और करते 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 फिर मैं करता चला गया। फिर वेब सीरीज, अब आके कुछ वेब सीरीज हुआ। और इसी दौरान एक और मैंने फिल्म किया था, हॉलीवुड की एक फिल्म थी द डिजायर्स ऑफ हार्ट्स करके, उसका कुछ इंडिया में शूट होना था, तो इंडिया का कास्टिंग मैंने उसमें किया था। और जेम्स किकलाइटर उसके डायरेक्टर थे। जयपुर में शूट हुआ था। एक वो फिल्म मेरे को करने का मौका मिला। और एक ईरानियन वेब सीरीज मैंने की थी। ईरानियन वेब सीरीज थी, उसके डायरेक्टर थे अली शाह हातमी। बड़े डायरेक्टर हैं जो वहाँ के, और जो फेमस डायरेक्टर हैं उनके साथ उनकी भी एक फिल्म है जिप्सी करके, अगर कभी देखने का मौका मिले तो देखिएगा, बहुत क्लासिक फिल्म है, अली शाह हातमी की, बड़े डायरेक्टर हैं। और वो मैंने किया था। फिल्में मैंने कई सारी की। मैंने बर्फी किया अनुराग वासु के साथ, फिर नाम शबाना किया था नीरज पांडे के साथ। और एक लॉफ्ट करके फिल्म आई थी, वो पंजाबी डायरेक्टर थे, उन्होंने हिंदी में बनाई थी, वो मैंने किया। टोबा टेक सिंह अभी किया मैंने केतन मेहता के साथ अगेन, जिसमें मैं भी हूँ। पंकज कपूर जी ने मेन रोल किया है उसमें, और विनय पाठक हैं। NK पंत जी उसमें एक अच्छे रोल में है। मैंने भी उसमें एक्ट किया है, मेरा भी उसमें एक अच्छा कैरेक्टर है। तो टोबा टेक सिंह बड़ी अच्छी कहानी है। जो भी रंगमंच करता है वो टोबा टेक सिंह को बहुत अच्छे से जानते हैं। और छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत अच्छी सी फिल्म, बहुत प्यारी सी फिल्म उन्होंने बनाई। और फिर राजा मेनन के साथ, राजा कृष्ण मेनन के साथ मैंने फिल्म किया था शेफ, सैफ अली खान था उसमें, सब किया। तो अभी तक कुछ 12, 13, 14 फिल्में कर रखी हैं, और बहुत सारी सीरीज। ये खान नंबर 1 किया था रोहन सिप्पी के साथ, फिर एक हीरो किया था, वो भी रोहन सिप्पी के साथ किया था। फिर निखिल अडवाणी के साथ किया था ये POW, प्रिजन ऑफ वॉर, POW युद्ध के, ऐसे करके था वो। स्टार प्लस पे वो आई थी वो सीरीज, वो अच्छी सीरीज थी। और प्रदीप सरकार के साथ बहुत सारा काम मैंने किया है। एड फिल्म्स बहुत सारी की हैं, अब तक कुछ 200-250 एड फिल्म्स मैंने किया हो, अभी भी करता रहता हूँ। बम्बई में भी रंगमंच हम लोग करते रहते हैं पंत जी के साथ।
जी एक लोकेंद्र जी हैं, लोकेंद्र त्रिवेदी जी। जी बिल्कुल हाँ जानते हैं बहुत अच्छी हाँ, तरह उनके से। साथ काम करने का मौका मिला। एक ग्रुप है हमारा, उसमें अभिनय अभिज्ञान। अभिज्ञान। तो अभिज्ञान के साथ मैंने दिल्ली में भी काम किया है। एक हमने प्ले किया था जी कैद ए हयात, लोकेंद्र जी ने डायरेक्ट किया था। ऐवान गालिब में शो था, लेकिन मैंने उसमें लाइट डिजाइन किया था। तो मैं लाइट डिजाइन भी करता हूँ कई बार, और लाइट डिजाइन भी करता हूँ। मतलब थिएटर में आप जानते हैं सब तरह के काम आप लोग करते बिल्कुल हैं। सर, करना ही पड़ता है। तो करना सर ही मैं पड़ता ये है उसमें। पूछना चाहूंगी कि जी। कास्टिंग को लेकर आपके पास क्या क्या टूल्स रहते हैं, मतलब किसी चीज को कास्ट करने के लिए, किसी कैरेक्टर को, किसी कहानी को, किसी थीम को, उस वक्त आप किस तरह से काम करते हैं? सबसे पहला होता है स्क्रिप्ट। जी स्क्रिप्ट को पढ़ के, और उसका एक आपका परसेप्शन है जो आप सोचते हैं। दूसरा जो परसेप्शन है वो डायरेक्टर का है, वो क्या सोच रहा है उन कैरेक्टर को लेकर। और डायरेक्टर के साथ डिस्कशन करके फिर आप उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यहाँ क्या है। वहाँ डायरेक्टर का अपना टेक होता है, आपका अपना टेक होता है, आपका अपना इमेजिनेशन, डायरेक्टर का अपना इमेजिनेशन। और एक कैरेक्टर को लेके कि हाँ ऐसा ऐसा है, डायरेक्टर का अपना होता है कि ऐसा चाहिए। कास्टिंग का जहाँ तक है, अगर प्राइमरली बात करूँ तो कास्टिंग प्राइमरली मतलब फिजिकल होती है। वो एक उसका बड़ा प्राइमरी कहना चाहिए कास्टिंग के लिए। कास्टिंग फिजिकल ही होती है, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि पहले होता है कि ऐसा एक्टर चाहिए, लंबा चाहिए, चौड़ा चाहिए, मस्कुलर चाहिए, दुबला पतला चाहिए। और कि फिर उसके बाद आप उसके उस पर आ जाते हैं कि डार्क है, गरीब है, कि गोरा है, अमीर है, बहुत सारी चीज़ें। और अगर कोई कैरेक्टर आपको ऐसा मिल जाता है फिर जो उसमें मैच करता है, और उसके बाद फिर आप ऑडिशन एक रखते हैं। या अगर कोई एक्टर ऐसा है जिसने जो सीजनड एक्टर हैं जिन्होंने काम कर रखे हैं, और डायरेक्टर उनको जानता है, या अगर नहीं जानता है तो उनका कुछ काम जो उन्होंने किया होता है वो मंगा लेते हैं, उनको दिखाते हैं, डिस्कशन होता है, और वो एक फाइनल फिर एक लुक टेस्ट होकर उस तरह से कास्टिंग होता है। मतलब एक्टिंग सबसे आखिरी में इसमें आती है, पहले आप उसका फिजिक, उसका लुक वगैरह हाँ, देखते हैं। कास्टिंग फिजिकल ही जाती है, जी कास्टिंग फिजिकल ही जाती है। अनटिल और अनलेस कि आप स्टार हैं, हीरो हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हीरो जो एक्टर हैं जो उस तरह के हैं, वो कोई भी रोल कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और रेस्ट ऑफ द जो एक्टर्स हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो बेहतरीन रंगमंच कर रहे हैं, जिन्होंने एक अच्छा समय निवेश किया है उस विधा में, लेकिन उनको हर बार एक परीक्षण से गुजरना होता है, और एक संदेह के दायरे में वो रहते हैं कि यार पता नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो हमारे यहाँ मतलब ये होता है कि वो जो एक लाइन होती है, कई बार एक लाइन के लिए अगर आप एक्टर की कास्टिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्टर चाहिए होता है। ये हमारे कास्टिंग उसका वो है कि एक लाइन के लिए आपको बहुत अच्छा एक्टर चाहिए होता है, और बड़े रोल में आप किसी गधे को ले लेते हो। तो ये एक विडंबना है, होता है, चलता है। चूंकि सर आप थिएटर और फिल्म और टीवी इनसे पैरेलल तरीके से काम कर रहे हैं और जुड़े हैं, जी। तो काफी ऐसे मौके भी आते होंगे जब कोई नया लड़का या लड़की थिएटर से सीधे आपके पास आई है, या आपने उसका सिलेक्शन किया है और उसको कैमरा फेस करने में दिक्कत आ रही है, तो उस वक्त क्या आप किसी तरह से उसके साथ कोई मीटिंग करते हैं, या कोई किसी तरह की ट्रेनिंग या हेल्प करते हैं, या तुरंत उसको स्किप करके दूसरा उठाकर वहाँ खड़ा कर देते? नहीं, इसमें मेरा मतलब मैंने अभी तक जो काम किया है और जो मैं करता हूँ, इसको जो है कि जो भी नया कुछ ऐसा बंदा आता है, मैं कभी उनको उसमें फ्रेम में नहीं बंद करता जी। मैं जब अगर मैं ऑडिशन करता हूँ तो मैं अपना कैमरा मूव करता हूँ, और मैं उसको कहता हूँ कि ये एरिया है, इसमें तुम्हें जो करना है करो।
जिधर जाना है, जिधर मूव करना है, तो मैं उसके साथ साथ मूव कर लेता हूँ। तो मैं उसको बांधता नहीं ऐसा है। मेरे को पता है वो जब नए लोग होते हैं उनको उतना नहीं होता, वो कॉन्शियस हो जाते हैं कैमरे को लेकर, और कैमरा कॉन्शियसनेस बहुत लंबे समय तक रहता है। कैमरे के साथ मतलब मित्रता हो जाना या उसके साथ बड़ा सहज हो जाना, वही एक लड़ाई होती है एक्टर की, जो थिएटर का एक्टर है या वैसा भी है। क्योंकि हम मोस्टली इस वाले मोड में आ जाते हैं कि अच्छा कैमरा ऑन है, चलो अब एक्टिंग करनी है, और यहीं पे आके गड़बड़ हो जाता है। तो वो सब करने की जरूरत नहीं, उनको बोलो कि जो उनको करना है करें, और वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। अगर आप अच्छे से उनके साथ पेश आते हैं तो लोग अच्छा करते हैं, ऐसी बात नहीं। एवरेज एक्टर तो सभी होते हैं, और बाकी जो अपने क्राफ्ट को अपने ट्रेनिंग के जरिए जो उस पर निखार लेते हैं, जो उसमें लगातार काम करते रहते हैं, वो उस तरह से उसकी और जो उसकी स्किल्स हैं उसको, और जो एक्टिंग एक्यूमेन है उसको और विस्तार से उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसके रहस्यों को खोलते चले जाते हैं, और वो अच्छे एक्टर्स, अच्छे परफॉर्मर भी ऐसे इस तरह से उनका चला जाता है। जी बिल्कुल। ये क्या ऐसा है कास्टिंग में कि कई अच्छे लोगों के जो ऑडिशंस होते हैं वो आगे नहीं पहुंचते, ऐसा आप मानते हैं? कई अच्छे देखिए, एक्टर जो हैं, जी जी जी, देखिए ऐसा कई बार ऐसा मैंने एक्टर्स ने ऑडिशन अच्छा दिया होता है लेकिन ऑडिशन आगे नहीं पहुंचता है, वहीं का वहीं रह जाता है, और जो बेकार के लोग होते हैं उनके ऑडिशन आगे चले जाते हैं। आप इसके साथ एग्री करते हैं? नहीं, ये मैंने सुना है। देखिए मैंने तो नहीं किया है कभी, लेकिन हाँ ऐसा करते हैं लोग, ऐसा होता है, ये मैंने सुना है। और लेकिन मैंने अभी तक के टाइम पे मैंने आज तक तो कभी ऐसा नहीं किया है कि मैंने किसी को रोका हो। जो मैं ऑडिशन करता हूँ, चाहे वो एड्स के हों, चाहे वो फिल्म्स के हों, और चाहे वो वेब शो के लिए हो, कोई सा भी मीडियम हो, जी जो बेस्ट होता है मैं उसको हमेशा बेस्ट देता हूँ अपनी तरफ से। और जिन लोगों लेकिन ने अब मेरे साथ, हाँ जी, हाँ आप जी, तो हाँ जी, अपनी तरफ करते हैं, लेकिन आगे जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होते हैं उनकी तो उसमें दखल अंदाजी होती है। हाँ जी, हाँ जी, होती है, वो तो होती है। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर वो मान लो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि ठीक है ये तो हो गया, ये हो गया, बस ये बचे हैं, इनको करना है। तो जैसे आप भी जानती हैं, आपका लंबा अनुभव है कि जो जब भी कोई फिल्म बनती है या कुछ होते हैं, और जो लीड वाले होते हैं, वो तो पहले से ही तय होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उनको सोच के स्क्रिप्ट लिखा जाता है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत होगा। ये होता है, ये बिल्कुल सही है। और यही एक स्ट्रगल होता है, और उसमें जिसका भी जहाँ भी जो होता है, वो यारी दोस्ती वो सब भी चलता है, वो होता तो है, मानता हूँ उसको। नमस्कार पंजी। हाँ नमस्कार। अरे कुछ लोग कहते हैं कि थिएटर ज्यादा नहीं करना चाहिए अगर फिल्मों में या उसमें आना है, तो क्या कहेंगे? देखिए इसके लिए कहावत है कि जो प्रैक्टिस मेक्स मैन आर्टिस्ट, इसको ऐसे कह देना चाहिए। तो परफेक्ट तो कुछ होता नहीं, लेकिन अगर आप जैसे क्या है ना, प्रैक्टिस है, स्किल्स हैं, आपका एक एक्टिंग एक्यूमेन है। अगर आप उसको लगातार उस पर काम नहीं करेंगे, लगातार उसको, वो अपना एक वेपन समझ लीजिए, अगर आप उसको अच्छे से तैयार नहीं रखेंगे और आप सोचेंगे कि आज लड़ाई है और आज मैं हथियार साफ कर दूं और ये कर लूं, इसमें सब कुछ करके करूंगा, तो उतनी देर में तो सामने वाला आपको मार लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अभिनेता के लिए जो उसका वेपन है, उसका शरीर है, उसका उसका वॉइस है, उसका भाष्य है, उस पर उसको काम करते रहना चाहिए। जो भी एक्सरसाइजेज वो हम थ्रू आउट करते हैं, मतलब जहाँ से हम रंगमंच शुरू करते हैं और जहाँ तक आते हैं, करते करते, अगर वो आप करते रहेंगे तो आप उसके साथ इतने रच बस जाएंगे कि वो आपको लगेगा ही नहीं कि आप अभिनय कर रहे हैं। और वो जो सहजता होगी, वो आपके लिए बहुत
बहुत मूल्यवान होगी उस समय, क्योंकि वो एक लड़ाई होती है कैमरे के सामने कि आप कैमरे के सामने कितने सहज रूप से कर पाते हैं। अभी तो एक्टिंग मतलब जो हम थिएटर में करते हैं वो उस माध्यम का मांग है कि भाई वहाँ पे जो है थोड़ा लाउडर होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लेंस है, वो बहुत छोटी से छोटी हरकत भी आपकी कैच कर लेता है और वो इतने बड़े स्क्रीन पे दिखता है तो वो भी बहुत बड़ा दिखता है। तो वो तो बहुत ज़रूरी है, वो करना तो चाहिए आपको, लेकिन लोग नहीं करते। पढ़ना चाहिए, इमेजिनेशन जरूरी है, शब्दों से परिचय आपका होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कि पोइट्री पढ़ें, पोइट्री में इमेजेस बहुत होती हैं, 2-2 लाइनों में वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। और एक्टर के लिए इमेजिनेशन उसका सबसे बड़ा टूल होता है। उसको वो कैरेक्टर उसको मिलता है और कि वो उसको कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे उसका वो एक माहौल बनाता है, कैसे उसका बैकग्राउंड तैयार करता है, कैसा वो उसकी कैसा वो सोचता है, कैसे उसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, क्या उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उन सब चीज़ों में आपको बहुत हेल्प करता है। और कोई सवाल पूछना? जी हाँ मैम बोलिए। जी पर ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको कोई लुक वाइज कैरेक्टर में बहुत सही लग रहा है, लेकिन वो एक्टर अच्छा नहीं है, ऐसा कभी हुआ है? पर आपको लगता है लुक पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो क्या करते हैं आप उसको सेलेक्ट करते हैं? उसके साथ एक्टिंग में कैसे आप अप्रोच लेते हैं, करते हैं? ये मैम क्या है कि एड्स में तो ये एकदम फिट है। एड फिल्म्स में लुक का ही गेम है, आप कैसे एक्टर हैं उससे कोई मतलब नहीं है। और अनटिल और अनलेस कि आप कुछ सेलिब्रिटी हैं, बड़े हैं, तो आप ही चाहिए, वो एक अलग बात हो जाती है जो होता है एड्स में। लेकिन जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, या जो मान लो यंग लड़कों को लेके एड्स होती हैं जिसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है, तो उसमें लुक ही मैटर करता है। आप कैसे एक्टर हैं एड फिल्म में कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन जब फिल्म की बात आती है तो फिल्म में लुक, केवल लुक पे काम नहीं चलता, फिल्म में परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए होता है। तो वहां लुक के बूते नहीं चलता है। कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं वो होता है जहाँ क्राउड होता है, छोटा मोटा कुछ जो होते हैं, उनमें आप डिफरेंट लुक्स ढूंढते हैं, जहाँ किसी को 1 लाइन बोलना है, किसी को 2 लाइन बोलना है, कुछ इस तरह के होते हैं। तो वहाँ पे आप कुछ थोड़े से डिफरेंट, कुछ पेक्यूलियर फेसेस होते हैं जिनकी आपको तलाश होती है। लेकिन हाँ, जो सस्टेनेबल रोल होते हैं फिल्म्स में, वहाँ लुक से काम नहीं चलता, वहाँ परफॉर्मेंस ही मैटर करती है। जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो पंत जी कहाँ गए? पंत जी चले गए क्या? नहीं है पर जी मैं हूँ। आपको लैपटॉप पे तो दिख रहा होगा ना सारा सब? नहीं, दिख नहीं रहा है। अरे ये रहे पंत जी। तो कुमार जी एक क्वेश्चन आया है। कुमार जी, अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक निशांत विनिप्रा है कोई ग्रुप में, उनका एक क्वेश्चन है, अगर आपको पढ़ सकते हैं तो जरा देखिए, उसका अगर जवाब दे सकते हैं तो। अच्छा, चैट में आया है, चैट। हाँ चैट हाँ। में। क्या नाम है? सर एक का सवाल है कि जैसे आपने बताया कि मुख्य किरदार को देखकर पटकथा लिखी जाती है, तो कभी कभी हाँ, ये भी देखने को मिलता है कि मुख्य किरदार के लिए इतने सारे ऑडिशन लिए जाते हैं, क्यों? क्या वो भी मुख्य किरदार के लिए? हाँ, इसमें देखिए क्या है कि अगर वो नए लोगों के साथ लेके कोई फिल्म बन रही है जिसमें कोई नोन एक्टर्स नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे जो मेन रोल्स हैं उनके लिए ऑडिशन, जब आप नए चेहरा, नया एक्टर तलाश कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है। और कभी कभी उसमें ऐसा भी हो जाता है कि जब आप ये ऑडिशन कर रहे होते हैं और आपको वो नहीं मिल रहा होता है, फिर होता है यार क्या करें, इसको ले लो, उसको ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और फिर कोई एक ऊपर से आ जाता है कि चलो अभी ये वाला करेंगे।
ये एक टैक्टिक्स भी होती है कि कैसे कैसे उसको मतलब मार्केट में उसको गर्म किया जाए कि हम एक फिल्म कर रहे हैं। तो वो मतलब मेन लीड के नाम पे, उसके नाम पे कई बार इस तरह के ऑडिशन होते हैं और बहुत सारी भीड़ लग जाती है। अगर हम बाहर का तो नहीं कह सकते, लेकिन मुंबई शहर में आपको फिल्म मार्केट में सबको पता हो जाता है कि उन्होंने एक फिल्म बन रही है, एक फिल्म बन रही है, एक फिल्म बन रही है। एक तो तरह वो से जो विज्ञापन। चर्चा है, हाँ वो विज्ञापन का काम है, वो होता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो होता है। और सर तो हमें, हमारा समय खत्म होने वाला है, तो यदि हमें हाँ बात आगे करनी हो तो हमें सेकंड टाइम फिर से रिज्वाइन करना होगा। तो यदि वीडियो ओके वीडियो कट जाती है तो आप रिज्वाइन कीजिए। ओके ओके ओके, तो दोबारा से वो आईडी और वो डालना पड़ेगा जी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वन जी, जी आइए आइए दोबारा। क्या पंत बात साहब है, बड़े ग्लैमरस नजर आ रहे हैं, दिनों दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं। क्या बात है दिनों दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं पंत साहब। अरे सर हाँ थैंक यू। पंजी तो एकदम, ये बात तो सही है, पंजी मैम तो अनम्यूट आप अपने आप को हाँ आप बोलिए। अभी टीचर हाँ बन बत- के आए हैं,